आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट कंट्री नेपाल। लोग बहुत अच्छे, वो देश बहुत अच्छा, हिमालय का दिल नेपाल। लेकिन नेपाल में इतने अनरेस्ट क्यों, ये देख के बहुत दुख होता है। मैं काफ़ी नेपालियों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। दो तीन चीज़ें मैंने देखी है कि एक तो उनमें जज्बा बहुत है, दे आर वेरी करेजियस, बहुत ज़्यादा, वो लड़ जाएंगे। दूसरा, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड ऑन द अदर हैंड। एंड तीसरा, दे आर वेरी हेल्पफुल। नेपाल में आपको पता है कि पहले तो नेपाल कहता था कि हम ही असली हिंदू राष्ट्र हैं, है ना। दुनिया में ऐसे कम है जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। और नेपाल में तो अब ये मांग उठ रही है कि क्योंकि भाई 80% से ज़्यादा, 3 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ तो हिंदू हैं। तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए इसे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? 2008 का जो संविधान है, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा। संविधान आराम से बिल्कुल फुर्सत में लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से सुनिए, मजा मजा लीजिए और ये समझिए कि कितना ज़रूरी है ना। मेरे हिसाब से नेपाल को एक सही दिशा की ज़रूरत है, जिसमें भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और नेपाल में इस वक्त खूनी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट पिछले 17 सालों से चल रहे हैं लगातार। भाई 1950 के बाद से नेपाल कभी भी स्टेबल रहा ही नहीं। वहां प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। स्टेबिलिटी आई थी राजा के समय। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजाओं का राज होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो राजा नहीं होनी, डेमोक्रेसी चाहिए, बट उस पर भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लोगों को अच्छा लगता है कि बस भैया हमको फर्क नहीं पड़ता, राजा है, डेमोक्रेसी है, हमको अच्छा जीवन दे दो। नेपाल में ये नहीं हो रहा है। भारत का क्या रोल है हम सब पे बात करेंगे। लेकिन राजा ज्ञानेंद्र 78 साल के, इनके बेटे पारस, तो राजा ज्ञानेंद्र जिनके ऊपर आरोप लगता है 2001 में रॉयल मसाकर हुआ था। एक बहुत ही शानदार किताब है जॉनथन की, आप पढ़िएगा, मसाकर इन द, वो मतलब देखिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, कि भैया दीपेंद्र ने उठाया ही बंदूक, शराब पी ली, 9 लोगों को निपटा दिया। बात करेंगे उसकी भी, है ना। लेकिन अल्टीमेटली इस समय राजा कौन है? राजा जी हैं आपके ज्ञानेंद्र। लेकिन इनको अब गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया है कि इनको गिरफ्तार करिए, और जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे अनरेस्ट होता रहेगा। तो दिक्कतें हैं, ज्यादा है। एक जर्नलिस्ट को मार दिया गया है, पुलिस और लोग आपस में भिड़ गए हैं। क्यों? वाई? चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा शानदार चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, इसमें मैंने टोटल 25 घंटे के करीब लिए हैं। ये 300 का कोर्स है, वैसे तो 1000 का कोर्स है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी 50 किताबों का हुए 25 लेक्चर्स के करीब जो हैं, टोटल 50 घंटे प्लस। तो कंबाइन हमने किया हुआ है, मात्र 500 रुपए का कोर्स। आज आखिरी दिन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का लिंक दिया है, तो अवेल कर सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने चार्ट्स लिए हैं। तो आखिरकार नेपाल में हो क्या रहा है? नेपाल में हो रहे हैं प्रोटेस्ट। आप इसको छोड़ दीजिए, ये तो आप देख सकते हैं कि नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही है। जाहिर सी बात है 2025 में ज़्यादा है। पहले हम इतिहास को देखते हैं, नेपाल का इतिहास क्या रहा है। एक पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नेपाल जो है ना, आज का सिक्किम, उत्तराखंड जो भारत में, वो एक समय नेपाल का पार्ट हुआ करता था। ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, कुमाऊं गढ़वाल और सिक्किम जो है नेपाल को देना पड़ा था, है ना, ब्रिटिशर को देना पड़ा था। तो नेपाल आप समझिए कि पूरा हिमालयन बेल्ट में आता है, और भारत के नेपाल से विवाद काफी हुए हैं इस समय नेपाल में, क्योंकि कम्युनिस्ट है भाई, जो प्रचंड है ना, पुष्पा कमल दहल प्रचंड, इस समय वो सरकार में है। केपी ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी सरकार में है। नेपाल की सारी पार्टी सरकार में है, क्योंकि उनको सरकार बनानी है। 275 सीटें हैं और कम्युनिस्ट हैं। नेपाल इस समय एक सेक्युलर नेशन है, लेकिन 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था। हिंदू वॉज द ऑफिशियल रिलीजन। और आज लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को वापस लेके आओ, मतलब हिंदू रिलीजन को वापस लेके आओ। अब आप ये समझिए कि माँ सीता कहाँ से आई थी? मिथिला, है ना, कहाँ था वो? भगवान बुद्ध का जन्म तो भारत और नेपाल का, तो भारत हमेशा नेपाल को छोटा भाई बोलता है। अब इनको ये दिक्कत है कि छोटा भाई क्यों बोलते हो, तो इसमें दिक्कत क्या है?
मिथिला देन लिच्छवी 1200 से 1768 तक छोटे छोटे किंगडम्स में, जिसमें मल्ला थे, लिच्छवी थे, किरांती थे, ये अलग अलग हिस्सों में बटा था। और उसके बाद 1768 में पृथ्वी नारायण शाह, एक ऐसा रूलर जिसने, जो शाह डायनेस्टी है ये, जिसने पूरे नेपाल को यूनाइट किया। जो यूनाइट करेगा वो राजा होता है। तो पृथ्वी नारायण शाह ने यूनाइट किया, गोरखा थे, और इन्होंने नेपाल की नींव रखी। जय हो पृथ्वी नारायण शाह, ऐसे कुछ नारे लगते थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं। सब चंगासी, सब बढ़िया, नेपाल अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। ब्रिटिशर की एंट्री नहीं थी। लेकिन जंग बहादुर राणा, ये जो थे वो इनकी सेना में थे, प्रधानमंत्री थे। जब शाह डायनेस्टी कमजोर हुई तो इन्होंने फायदा उठाया, राइट। इसी दौरान एंग्लो नेपाल वॉर भी हो चुका, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हो चुकी। नेपाल जो है वो काफी हद तक ब्रिटिशर के पास चला गया, और अब जो है ना वो किंगडम कमजोर हो रहा था, लोगों का अनरेस्ट बढ़ रहा था। इसका फायदा जंग बहादुर राणा ने उठाया और इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। और 1846 से लेकर अगले 100 सालों तक, 1951 तक राणा डायनेस्टी रही। लेकिन फिर नेपाल हुआ आजाद। 1923 में ब्रिटेन ने नेपाल को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इनसे एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। एक्चुअली जंग बहादुर राणा ने क्या किया था, जंग बहादुर राणा ने कहा था कि ब्रिटिशर आ जाओ हमारे पास, आप हमारी गोद में बैठो। जंग बहादुर राणा ने ब्रिटिशर के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे कि आप हमारी सरकार में भी हस्तक्षेप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जैसे ब्रिटिशर ने गोरखा जो है, गोरखाओं को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। खैर वो जो पूरा आपको पता कि आज भी इंडियन आर्मी में गोरखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है। नेपाल से ही आते हैं वो, वहां से ही खुखरी है ना उनका साइन। सैम मानेकशॉ ने बोला था कि अगर कोई कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो आज भी है ये। अग्निवीर जब स्कीम आई तो गोरखाओं ने बहुत इसका अपोज किया कि हमारा क्या होगा, तो नेपाल से हम रिक्रूट करते हैं। तो गोरखा बहुत ही जबरदस्त रेजिमेंट है, वो ब्रिटिशर से चली आ रही है। इसी ट्रीटी ऑफ सगौली और उसके बाद जो 1923 में जो ब्रिटिश से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, इसी दौरान था कि आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पूरी तरीके से ब्रिटिशर गया, 1950 से पहले 1948 आता, 1948 आता है। अब राणा साहब जो हैं वो अपनी पकड़ मजबूत करते गए, लेकिन फिर भारत आ गया। भारत ने कहा ये ना चौलबे। भारत की मदद से केपी भट्ट है और कोइराला है, उन्होंने नेपाली कांग्रेस बनाई। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वैसे नेपाल की कांग्रेस बनी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। इन्होंने राणा डायनेस्टी के ऊपर प्रोटेस्ट किया बहुत ज्यादा, बोला ना ऐसे नहीं चलेगा। और प्रोटेस्ट करने का नतीजा यह हुआ कि फाइनली उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। और 1951 में इनका रूल एंड हुआ। और जो राजा त्रिभुवन थे, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ना, किंग त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू है ना, तो जो राजा त्रिभुवन थे उन्होंने पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम बन के रहेंगे। सारी पार्टीज आई और भारत ने बैठाया, सब कुछ भारत ने किया। लेकिन 1959 में जो बीपी कोइराला जो है वो पीएम बने। इसके बाद चीजें बदल गई। बदल कैसे गई कि 1960 में आ गए। 1960 में जो किंग महेंद्र थे उन्होंने जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करा दी। और 1960 में किंग महेंद्र आ गए, उन्होंने सब साइड में रखा। उन्होंने बात, कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई संविधान नहीं होगा। अभी तक 2 बार संविधान ऑलरेडी नेपाल का बन चुका है, कुछ नहीं बनेगा, सब साइड में रखो। सबको उन्होंने सब पे बैन लगा दिया, कुछ नहीं, मोनार्की ही आएगी। मोनार्की दोबारा लेके आए वो, और भारत के खिलाफ चले गए थे वो। यस, इंडिया के खिलाफ वो चाइना की मदद कर रहे थे, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। और ये अगले 30 सालों तक चला है। फिर इसी दौरान 1990 में लोगों का दिमाग खराब हो गया और लोगों ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो जारी किया। बोला कि ना, ऐसा नहीं चलेगा। राष्ट्रीय प्रजा पार्टी आरपीपी का उदय होता है। आरपीपी और नेपाली कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई 1996 में। जब बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो 1996 में इलेक्शन होते हैं, दोनों ने मिलकर पार्टी बनाई। लेकिन इस दौरान माओइस्ट इमरजेंसी भी आ गई, लोग परेशान हो गए थे। लोगों ने कहा सत्ता को खाड़ फेंकेंगे, अब फिर से रेवोल्यूशन आएगा।
कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, लेकिन इस बार नेपाल में आएगा। तो माओइस्ट जो है वो पिक्चर में आ गए, और 1996 से लेकर 2006 तक, क्योंकि ये सरकार बनाना चाहते थे, ये बना नहीं पाए, तो अगले 10 सालों तक एक खूनी संघर्ष हुआ, भयंकर इंसर्जेंसी होती है जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग मारे गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि माओइस्ट जीत गए। यस, दे वॉन। इसी दौरान 2001 में 2001 में रॉयल फैमिली मैसाकर हुआ था। रॉयल फैमिली मैसाकर जो थे, वही दीपेंद्र जो हैं, उन्होंने निपटा दिया था सबको। उसकी भी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, बस उसकी बात करेंगे। 2001 में किंग ज्ञानेंद्र जो हैं वो आए थे, उन्होंने सत्ता को संभाला था, ज्ञानेंद्र। तो राजा ज्ञानेंद्र जब सत्ता में आए थे, और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने यह सोचा कि चलो हटा दो सब कुछ, क्योंकि देखिए 1990 से दोबारा से इलेक्शन, इसके बाद से इलेक्शन होना शुरू हो गए थे, चीजें बेहतर होने लगी थी नेपाल के लिए। लेकिन यहां पे ऐसा हो नहीं पाया, लोगों का मूवमेंट फिर से जो है वो चलता है, और फाइनली 2008 में नेपाल ने 240 साल पुरानी मोनार्की को खत्म कर दिया और एक नया संविधान बनाते हैं। रामवरण यादव जो है पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, और तब से लेकर अभी तक, क्योंकि जीत कम्युनिस्ट की थी, बट सबने समझ लिया था कि चलो सब साथ में मिलकर चलेंगे, तो नेपाली कांग्रेस, आरपीपी, सबके सब आ गए। अब यहां हम हैं 2025 में, केपी शर्मा ओली जो है वो 4 बार पीएम बन चुके हैं भैया, पुष्प कमल दहल वो भी पीएम बन चुके हैं, हर कोई पीएम बन चुका है। 8 बार संविधान बदला गया, कितनी बार, 13 से 14 बार तो सरकार बदल दी गई है। नेपाल में कभी भी स्टेबिलिटी रही नहीं पिछले, जब से संविधान आया है, तो लोग परेशान हैं। और इसीलिए अब देखिए, ये कम्युनिस्ट हैं, इससे पहले जो है नेपाल वॉज दी हिंदू राष्ट्र, लेकिन 2008 में ये सेक्युलर हो गया। प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नेपाल प्रो चाइना हो गया, फिर वो ट्रेड ब्लॉकेड, इससे पहले भी भारत ने यही किया था। 1990 में, 1960 में जब किंग महेंद्र आए थे, और जब काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भारत ने यही बोला था कि बेटा ट्रेड एम्बार्गो लगा दो, तो अकल ठिकाने आ गई थी। फिर उसके बाद भारत के पास ही आए थे, ये हुआ था, आप समझ रहे हो। तो जब भी भारत का दिमाग खराब होता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है, भारत ने भी फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो साइन की है ना, तो जब भी ऐसा होता है तो पूरी तरीके से भारत से कनेक्टेड है, क्योंकि भारत और जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है ना, अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि नेपाल और भारत एक हैं। कोई लैंड ले सकता है आसानी से, आप नेपाल आराम से जा सकते हो भाई, गाड़ी चला के जा सकते हो, वो बॉर्डर खाली नाम मात्र का है। वहां के लोग यहां पे आते हैं, कितना आप देखते होंगे, यहां पे जॉब करते हैं, आसान है। लेकिन उसके बाद जब ये प्रो चाइना हुए, तो फिर भारत का दिमाग खराब, तो फिर वही जो पूरा ब्लॉकेड लगा था, काफी अनस्टेबिलिटी रही है, और समय समय पर नेपाल में प्रोटेस्ट होते ही रहे हैं, और 2025 में भी हो रहे हैं। लेकिन इस बार के प्रोटेस्ट जो है ना भाई, थोड़े खतरनाक हैं। कैसे? चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो आखिरकार जो नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हो क्यों रही हैं। अभी इमीडिएट कॉज क्या है? एक्चुअली राजा ज्ञानेंद्र जो है वो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए। अब जैसे ही वो लैंड हुए भाई, वो साउथ नेपाल में थे, और जैसे ही वो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए, सब बोलने लगे कि अरे सर आप आ जाइए वापस। अरे हजारों की भीड़, और राजा को कह रही है कि हमको मोनार्की चाहिए, आप वापस नेपाल में आइए सर, ये हटाइए, डेमोक्रेसी इनसे ना हो पाएगा। भाई अब आप समझ सकते हो ना कि आप जा रहे हो, हजारों की भीड़, आप वैसे ही रॉकी भाई, है ना, इतनी भीड़ तो आपका ऐसे ही कॉन्फिडेंस अंदर से यार मजा ही आ जाएगी। तो ज्ञानेंद्र चुप थे, लेकिन अब वो बोलने लगे, है ना। तो ज्ञानेंद्र अब बोला क्या है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, क्या क्या कहा गया है। तो केपी शर्मा ओली कहते हैं ये सबकी सरकार है, आप समझ लीजिए कि सभी इसमें इन्वॉल्व है। केपी शर्मा साहब कहते हैं कि जो ज्ञानेंद्र हैं, शाह डायनेस्टी के हैं, ये याद रखिएगा, किंग ज्ञानेंद्र शाह, ये वंशज हैं, है ना, पृथ्वी शाह के, पृथ्वी नारायण शाह के वंशज हैं। तो किंग ज्ञानेंद्र शाह, और वो गोल्डन रूल था एक तरीके से, मेरी जीप कट गई, कोई बात नहीं, वो गोल्डन रूल था। तो यहां पे राजा को ये बोला जाता है कि, बोला गया है, केपी शर्मा ओली बोले कि आप अपनी हद में रहिए, और अब तो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिए गए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। केपी शर्मा ने साफ साफ ये इंडिकेशन दिया है राजा को, बोला कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने की जरूरत ना। खैर यहाँ तो मोनार्की की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात नहीं हो रही है।
बोल रहे कि तुम्हारी वजह से, तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो वायलेंस हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और जो लोगों को ये लगता है कि राजा दोबारा बन जाएंगे और सिस्टम को खत्म कर देंगे, वो दोबारा सोचे जरा, है ना, ये चीज है। अब ज्ञानेंद्र ने क्या बोला? ज्ञानेंद्र ने बोला कि भैया मैंने ऑलरेडी एब्डिकेट कर दिया है। वीडियो में एक वीडियो रिलीज किया किंग ज्ञानेंद्र ने, उन्होंने बोला कि भाई मैं लोगों, अब किंग ज्ञानेंद्र ने बहुत बढ़िया दिमाग से उन्होंने काम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के लिए और देश के लिए मैंने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया है। ये सैक्रिफाइस है, ये एक वीकनेस नहीं है, मैंने बलिदान दिया है। जो आज की डेमोक्रेसी है वो खाली नाम मात्र की है। और उन्होंने कहा कि लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी, भाई इन्फ्लेशन, महंगाई ऊपर चली जा रही है। हर महीने 50 से 60 हजार नेपाली छोड़ रहे हैं नेपाल को, अपने देश को। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। हिंदू राष्ट्र इसलिए भी कहा जा रहा है ना क्योंकि कन्वर्जन रैम्पेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा आरपीपी का क्या स्टेटमेंट आया है। यूथ माइग्रेशन भयंकर है, अलग ही लेवल पे चला गया है। एजुकेशन, बड़े बड़े कॉलेजेस आप बंद कर रहे हो, कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं। महंगाई कहां से कहां भाग गई है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारा ट्रेड इंबैलेंस हो गया है। हम अगर 1 रुपए का कुछ बेच रहे हैं तो 10 रुपए का खरीद रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? हम खत्म हो गए। सच बात है, अगर नेपाल की करेंसी भारत से लिंक नहीं होती ना तो नेपाल की भी हालत बांग्लादेश या फिर श्रीलंका जैसे हो गए होते। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो अब यहां कौन है इस जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके पीछे है स्वाति थापा, जो कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी वही पार्टी है जो 1990 में बनी थी। ये अपने आप को, यही इकलौती पार्टी है जो ये कह रही है कि मोनार्की वापस लाइए, क्योंकि ये, और यही पार्टी है जो कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। यही इकलौती ऐसी पार्टी है और ये किंग मेकर है। अभी इनकी 14 सीट्स है, लेकिन ये सपोर्ट देते हैं सरकार बनाने में। तो इनका 1990 में जब ये बनी थी उसके बाद से ही नेपाली कांग्रेस और इन्होंने मिलकर पहली बार पार्टी बनाई थी, मतलब सरकार बनाई थी। तो यहां पे ये आगे हैं, स्वाति थापा जो है वो काफी ज्यादा आगे, और ये कह रही हैं कि लोग चाहते हैं राजा वापस आए। एज अ रूलर नहीं, स्टेबिलाइज करें वो नेपाल को, एज अ स्टेबिलाइजिंग फोर्स वो चाहते हैं कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र बने। अब इसके बाद जो बोलते हैं वो आप समझिए, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। अब यहां पे क्या कहा गया है? यहां पे ये बोला गया है कि देखिए, हम इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो बाहरी ताकतों ने नेपाल पे कहीं ना कहीं कब्जा किया हुआ है। यानी कि क्रिश्चियनिटी का भयंकर यहां पे बोलबाला है। एक रिपोर्ट में तो यह भी था कि नेपाल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिश्चियन नेशन, ऐसा भी कहा गया कि मतलब बहुत ज्यादा, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई वहां के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, जिस गांव में जहां पे क्रिश्चियनिटी का नहीं था, क्योंकि बाहरी ताकतों का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ गया है, इसीलिए हम चाह रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारा है हम उसकी रक्षा करें। हम अपने रूट से जो है वो दबे रहना चाहते हैं, मतलब उससे। अब देखिए, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये एक इमीडिएट कॉज है, दिस इज एन इमीडिएट कॉज, राइट। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। अब जब 2001 में हमने बताया था कि जैसे ज्ञानेंद्र के जो बेटे हैं, ज्ञानेंद्र अभी 78 साल के ये बूढ़े हैं, इनके बेटे पारस ने कहा कि मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इनका इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहा जाता है दोस्तों कि पारस और ज्ञानेंद्र नहीं तो दीपेंद्र, एक्चुअली दीपेंद्र जो है वो शादी करना चाहते थे किसी और से। ये कौन, देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। कहते हैं कि दीपेंद्र ने नशे में अपने पिताजी को मार दिया था, बीरेंद्र सिंह, है ना, बीरेंद्र शाह। बीरेंद्र कौन थे? जो ज्ञानेंद्र हैं उनके भाई थे बीरेंद्र। अब बीरेंद्र और उनकी वाइफ ऐश्वर्या, दीपेंद्र जो हैं वो बीरेंद्र के बेटे थे। उन्होंने उठाई गोली 1 जून 2001 और सबको मार दिया, 9 लोगों को मार दिया, और अब बाद में अपने आप को भी गोली मार ली। कहा जाता है कि पारस और ज्ञानेंद्र ने ही इसको पूरा का पूरा रचा था। यानी कि आज के जो राजा हैं, ये जो ब्लड बाथ हुआ था रॉयल फैमिली में, समझ रहे हैं आप। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन थ्योरी एक ये भी चलती है, राइट। तो वही है कि फिर ज्ञानेंद्र जो है वो राजा बने, उनके लिए तो रास्ता साफ हो गया। और कहा जाता है कि दीपेंद्र जिनसे शादी करना चाहते थे वो रॉयल फैमिली की नहीं थी, वो अलग थी। तो प्यार का चक्कर था ये, इसीलिए उनका दिमाग खराब हो गया और उड़ा दिया सबको। ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार किंग ज्ञानेंद्र 2005 में किंग ज्ञानेंद्र को हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि किंग ज्ञानेंद्र जो है वो चाहते थे कि उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब उन्होंने भी
वही चीज करने की कोशिश की जो 1960 में हुई थी कि सब कुछ सस्पेंड कर दो, सरकार को हटा दो। उस समय इन्होंने पॉलिटिशियन से लेकर जर्नलिस्ट से लेकर पार्टी लीडर सबको उठा के जेल में डलवाना शुरू कर दिया और तब एक मास मूवमेंट चला था, मास मूवमेंट, सारी पार्टी एक साथ आ गई थी और फाइनली बोला था कि अगर निरंकुश राजा है तो हमको बर्बाद कर देगा, तो हटाई दो मोनार्की, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो 2008 में मोनार्की। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये वापस आ सकते हैं? जवाब है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबने देखा है कि जब मोनार्की है तो ब्लडबाथ हुआ है। दूसरी चीज है कि इसमें सबका सपोर्ट नहीं है, हर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्त, सिर्फ आरपीपी है जो ये कह रही है। लोग जो हैं वो ज्यादा सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान है, जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है नेपाल की, उस वजह से। ठीक है, किंग ज्ञानेंद्र को तो बस वो है कि उनके सपोर्टर्स आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा नेपाल जो है वो इनके पीछे चला गया। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट यही बताते हैं कि अभी आने वाले समय में तो ज्ञानेंद्र नहीं आने वाले, राजशाही जो है वो बिल्कुल नहीं आने वाली। हालांकि आपको बता दूं कि भारत में जब भारत के हित में रहेगी, लेकिन जितनी भी पार्टीज है दे विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो, समझ रहे हैं। अब आपको एक और चीज बताता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय नेपाल की सरकार एकदम फ्रंट फुट पे है, वो सबको जेल में डाल रही है जो भी प्रोटेस्ट में शामिल है ना। इनके ऊपर भी अच्छा खासा जुर्माना लगाया है, लाखों रुपए जो है किंग ज्ञानेंद्र को देने हैं कि आपकी वजह से जो चीजें हुई हैं कुछ नहीं जानते, लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। ठीक है, क्या भारत वापस आए? क्या शुड इंडिया स्टेप इन? जो भारत ने कई बार ऐसा किया है। एनालिस्ट का कहना है कि ना, भारत दूर रहे। यहां पे जो फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं नेपाल के लिए, रंजीत राय, वो बताते हैं कि भारत को दूर रहना चाहिए, भारत जो कर रहा है वही करे, भारत को इंटरनल, इस समय जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है नेपाल की उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आगे जाके क्या हो जाएगा। आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो दूसरा वाला अगर सत्ता में आ गया तो फिर भारत की कंडीशन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी जैसा है वैसा चलने दें। भारत जो अपना उनका काम कर रहा है, भारत नेपाल को बहुत मदद करता है, भारत स्ट्रैटेजिक काम कर रहा है, भारत डेवलपमेंट कर रहा है, तो बेस्ट यही कि भारत उसी पे ही टिका रहे, वरना दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल अभी स्टेटस ये है कि प्रोटेस्ट जारी हैं और यहां पे सरकार परेशान है। 31 मार्च को इमरजेंसी मीटिंग रात में केपी ओली ने बुलाई थी, लेकिन दोस्तों एक दो हफ्ते में प्रोटेस्ट शांत हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं ये जो चिंगारी है ये आंख बन सकती है। अगर नेपाल को सही नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ पे लिटरली परेशान हैं और इसीलिए लोग भाग भी रहे हैं कि भैया हमको नहीं नेपाल में रहना है। हम यही चाहेंगे कि नेपाल में, देखिए नेपाल में कभी कोलिशन सरकार बन क्यों नहीं पाया, आपने कभी सोचा है? क्योंकि भाई नेपाल में भी बहुत रीजन्स हैं, वो अलग अलग लोगों की प्रायोरिटी है। कोई आरपीपी को वोट देता है, कोई नेपाली कांग्रेस को वोट देता है। जो यहाँ पे आपको हो सकता है नेपाल छोटा लगे, लेकिन वो छोटा है, बट बहुत सारे अलग अलग लोगों के वो हैं, इंटरेस्ट है कि ये पार्टी हमारे इंटरेस्ट में रहेगी, ये पार्टी हमारे इंटरेस्ट में रहेगी, इसीलिए कोalition सरकार वहां पे नहीं बन पाती है, समझ रहे। लेकिन अगर एक सरकार रहेगी जिसको बहुमत मिले, क्योंकि यहां पे सरकार क्या करती है, बहुमत होती नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, यहां पे सिर्फ नेताओं का भला होता है, ऐसा लोगों का कहना है कि नेता जो है वो अपनी जेबें भर रहे हैं। केपी ओली ने किया क्या है? हाईली इनकॉम्पिटेंट लीडर है, इसके बावजूद ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, 4थी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इन्होंने नेपाल, भाई कोई 4 बार प्रधानमंत्री बनेगा तो आप समझ सकते हैं ना, लेकिन इनको पब्लिक ने नहीं चुन के भेजा है, पब्लिक ने किसी को चुन के नहीं भेजा है एक तरीके से देखे तो। बट वही है कि मुसीबत में इन्हीं को ही बना दो। अब इनकी वजह से सब लोग त्रस्त है, करप्शन बहुत ज्यादा है नेपाल में, भयंकर लेवल का करप्शन है। अगर बहुत ईमानदारी होती तो चीजें हो जाती जैसी होनी थी। तो यहां होना यह चाहिए कि मेरे हिसाब से एक अल्टरनेटिव, नेपाल को एक जबरदस्त पार्टी की जरूरत है, एक नई पार्टी की जरूरत है जो नए नेपाल की आवाज हो और इलेक्शंस में वो पार्ट ले, वो जीते और चीजों को ठीक करे। और अगर तख्ता पलट होता है या कुछ होता है तो राजशाही आ सकती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे जो नेपाली भाई हमको देख रहे हैं वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आप वहां से तो बताएं कि आखिरकार इस समय क्या हालात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।